हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम आवर फास्ट गाइड एकेडमी। माई सेल्फ अजय वर्मा, आपका साइंस टीचर। तो चलो बच्चों, मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। उसका नाम क्या है? परमाणु भार। मतलब परमाणु का वजन जानने वाले हैं। तो ये परमाणु भार क्या होता है, इसी को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखो प्यारे बच्चों, ये परमाणु भार क्या होगा, ठीक है। अब वैसे तो भैया परमाणु तो इतना चुन्नू सा होता है, बहुत ही छोटा होता है, जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते। तो उस परमाणु का वजन कैसे तौलेंगे? उसके साथ भाई परमाणु का भार मतलब वही है ना कि परमाणु का वजन, वो कैसे निकालेंगे? तो ये वैज्ञानिक के सामने बड़ी चुनौती है कि नहीं? हाँ सर। तो किस प्रकार से, और देखो परमाणु भार का इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक वेट, इसको एटॉमिक मास भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन देखना, आपने सर कुछ टाइम पहले द्रव्यमान संख्या भी बताई, अब ये परमाणु भार बता रहे हो, तो कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। तो ध्यान से समझना बच्चों, परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान में क्या अंतर है, ठीक है। परमाणु भार, इसको थोड़ा सा डाउट को क्लियर कर दूं, फिर हम चलेंगे परमाणु भार के डीप में। परमाणु भार और ये द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, ये दोनों में डिफरेंस ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, यदि आप मार्केट गए होंगे, हाँ सर गए हैं, तो जब बाजार जाते हो तो मान लीजिए आप बाजार गए हो और 1 किलो टमाटर खरीदे। कितने किलो टमाटर खरीदे भैया? यहाँ पे पॉलीथीन ले गए और उसमें आपने कितना किलो टमाटर खरीदा? मान लीजिए 1 किलो टमाटर आपने खरीदे, 1 kg। अब ध्यान से समझना, 1 किलो जो टमाटर है, 1 किलो, वो आपका क्या बता रहे हैं? वो आपका भार बता रहे हैं। क्या बता रहा है? भार, ठीक है। मतलब वो आपका परमाणु भार, समझ जाओ। ध्यान से सुनिए, जो 1 किलो है, जो वजन है, वो आपका क्या बताएगा? भार। और उस 1 किलो टमाटर में कितना टमाटर चढ़ा? उस 1 किलो टमाटर में कितना टमाटर चढ़ा? 1 किलो में 10 टमाटर चढ़ा कि 5 टमाटर चढ़ा कि 12 टमाटर चढ़ा, है ना। वो तो टमाटर के आकार पे डिपेंड करेगा। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि इस 1 किलो टमाटर में जितना भी टमाटर चढ़ा है, 5, 10, 15, जितना भी टमाटर चढ़ा है, उस टमाटर की जो संख्या होगी, उस टमाटर की जो संख्या होगी, वही क्या होगी? द्रव्यमान संख्या होगी। अब द्रव्यमान संख्या परमाणु भार में, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। और ध्यान से समझना, आगे इसमें और कुछ अंतर है। द्रव्यमान संख्या का जो मान आएगा वो हमेशा पूर्ण आएगा, मतलब दशमलव में नहीं होगा, और इसका जो मान होगा वो दशमलव में हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो परमाणु भार होगा, परमाणु का जो वजन होगा, वो दशमलव में आएगा, दशमलव में भी आ सकता है और पूर्ण संख्या में भी आ सकता है। लेकिन जो द्रव्यमान संख्या का मान होता है, वो कभी भी दशमलव में नहीं आएगा। आपने पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर उसको देख लो, मैंने परमाणु संख्या भी बताए हैं, द्रव्यमान संख्या भी बताए हैं। तो चलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग केवल किसके बारे में बात करने वाले हैं? परमाणु भार के बारे में, परमाणु का वजन तौलने वाले हैं। लेकिन सर परमाणु का आप वजन कैसे तौलोगे भैया? परमाणु तो इतना छोटा होता है कि उसको देख भी नहीं सकते, और आप उसको तौलने की बात कर रहे हो। हाँ बच्चों, यही समस्या थी वैज्ञानिकों के पास कि आखिर परमाणु को कैसे तौलें। तब डाल्टन महोदय ने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने बोला क्यों ना हम परमाणु को इस प्रकार से तौलेंगे, तो भैया अब हमारा ऊर्जा खत्म होगा, हमारा समय वेस्ट होगा, हम किस किस परमाणु का वजन तौलते बैठेंगे। तो उन्होंने दिमाग लगाया सापेक्ष परमाणु भार, सापेक्ष परमाणु भार, सापेक्ष परमाणु भार की ओर इनका ध्यान गया। अब ये सापेक्ष परमाणु भार क्या होता है, उसको आप लोग ध्यान से सुनना। सापेक्ष मतलब किसी दूसरे के सापेक्ष किसी तीसरी चीज को रख के किसी एक के सापेक्ष किसी दूसरी चीज को तौलना। जैसे कि आप बाजार जाते हो तो जो दुकानदार होता है वो क्या करता है, अगर आपको 1 किलो शक्कर लेना है तो वो यहाँ पे क्या करेगा, 1 किलो का बट रखेगा कि नहीं रखेगा? हाँ सर रखेगा। और इधर आप यदि शक्कर लेना चाहते हो, टमाटर लेना चाहते हो, और इधर फिर टमाटर को तौलेगा जी। तो इस प्रकार से दोनों बराबर होता है, बैलेंस होता है। मतलब ये देखो, ये इधर भैया 1 किलो का बाट रखा, उधर 1 किलो टमाटर चढ़ेगा। इसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने भी कुछ ऐसे तत्व देखे जो कि
उसको एक तरफ रख के बाकी तत्वों का भार ज्ञात कर सकें। तो उस टाइम उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन जो तत्व है ये बहुत हल्की तत्व है, हाइड्रोजन बहुत ही हल्की तत्व है, तो क्यों ना इसी को सापेक्ष मान लिया जाए। तो उस टाइम वैज्ञानिकों ने इसी हाइड्रोजन को क्या माना, सापेक्ष माना, ठीक है, इसी को सापेक्ष माना और एक तरफ हाइड्रोजन के अणु को रखकर, हाइड्रोजन के परमाणु को रखकर बाकी तत्वों का भार ज्ञात करते थे। फिर कुछ टाइम बाद जाने कि अरे यार, ऑक्सीजन जो तत्व होता है वो बहुत रिएक्टिव है, बहुत सारे तत्वों के साथ यौगिक बनाता है। उसके बाद बच्चों हाइड्रोजन को अब सापेक्ष परमाणु भार के रूप में न लेकर उसके बाद किसको लिया गया, ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन को लिया गया। मतलब अब एक तरफ ऑक्सीजन को रख के बाकी तत्वों का परमाणु भार ज्ञात करते थे। उसके कुछ टाइम बाद अब ऑक्सीजन को भी हटा दिया, उसके कुछ टाइम बाद किसको लिया गया, कार्बन को लिया गया। कार्बन 12, कार्बन 12 एक समस्थानिक होता है, ठीक है, कार्बन को लिया गया, ठीक है। कार्बन को क्यों लिया गया, कार्बन भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव गैस थी, रिएक्टिव तत्व थी। कार्बन जो होता है वो भी बहुत सारे तत्वों के साथ यौगिक बना रहा था। तो वैज्ञानिकों ने कार्बन को अपना सापेक्ष परमाणु भार लिया, मतलब एक तरफ कार्बन को रखा और दूसरी तरफ बाकी तत्वों को रख के बाकी तत्वों का परमाणु भार ज्ञात करने लगा। तो इस प्रकार से तत्व जो है अलग अलग तत्व लेकर उनका एक्सपेरिमेंट चलता रहा। तो सिंपल सा बात यहाँ पे ये है बच्चों कि अब जो परमाणु भार ज्ञात करते हैं वो किसको सापेक्ष मान के करते हैं, कार्बन 12 को सापेक्ष मानकर करते हैं। आई होप आपको परमाणु भार समझ में आया है, परमाणु का वजन ज्ञात करते हैं। अब हमारे सामने ये समस्या थी, कुछ तत्व के तो समस्थानिक होते हैं, मतलब कई प्रकार के समस्थानिक मतलब क्या होता है जी, जिसका परमाणु संख्या इक्वल हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, है ना, वो समस्थानिक। अब यहाँ पे देखो समस्थानिक का परमाणु भार कैसे निकालेंगे भैया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 मतलब प्यारे बच्चों क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17 और इसकी द्रव्यमान संख्या 35। एक और क्लोरीन होता है जिसकी परमाणु संख्या तो 17 होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या 37 होती है। इसका मतलब ये क्लोरीन अब एक दूसरे के क्या है, समस्थानिक है। अब हमारे पास ये समस्या आती है कि इसका परमाणु भार कैसे निकालें, दो अलग अलग है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इस समस्या को कैसे हल किया गया, ध्यान से समझना। ये जो आपके क्लोरीन 35 होता है ये प्रकृति में 75% मिलते हैं, मतलब ये दोनों 3:1 के अनुपात में मिलता है प्रकृति में। 3:1 मतलब ये 3 में मिल रहा है, मतलब ये कितना परसेंट मिल रहा है, 75% मिलेगा प्रकृति में। ये 1 अनुपात मतलब ये 25% मिलेगा प्रकृति में। अब इसका परमाणु भार निकालना है, तो कैसे निकालेंगे जानो। यहाँ पे लिख दूं क्या, इधर बना देता हूँ, ठीक है। अब इसका आपको परमाणु भार निकालना है। अब वैज्ञानिकों ने क्या देखा, इसको ब्लैक में लिखूं तो ज़्यादा अच्छे से आपको दिखाई देगा। देखो भैया 75% कौन पाया जा रहा है, क्लोरीन 35, यानी 75 गुणित 35 बटे में 100। अब हम इसका औसत परमाणु भार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, औसत परमाणु भार। औसत परमाणु भार मतलब दोनों का औसत निकालेंगे, ठीक है भाई। औसत परमाणु भार, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तत्व हैं, तत्व तो सेम है लेकिन भैया एक दूसरे के समस्थानिक हैं, इनमें जो न्यूट्रॉन पाए जाते हैं वो अलग अलग है, इस कारण से इन दोनों की द्रव्यमान संख्या अलग अलग आई है। अब देखो इनका परमाणु भार अलग अलग न निकाल के इनका औसत परमाणु भार निकालना है। कैसे निकालना है, कितना परसेंट मिलेगा, 75, कौन, क्लोरीन 35। तो 75 गुना में 35 बटे 100, बटे 100 क्यों, क्योंकि 75% है, तो 75 बटे 100 प्लस अगला कौन है, इस क्लोरीन, कितना परसेंट मिल रहा है, 25 गुना में इसका द्रव्यमान संख्या कितना है, 37, तो 37 बटा में 100। इस प्रकार से प्यारे बच्चों जब आप इसको हल करोगे तो जो आपका आंसर आएगा भैया वो कितना आ जाएगा, इसको काट पीट के देख लेना। 25 × 75, 25 × 100, 25 से कम 25, 25 × 100, तो काट पीट के देखना इसका आंसर 35.5 यूनिफाइड आएगा। यूनिफाइड क्यों लिखा, यू से दर्शाते हैं, परमाणु भार की भी इकाई क्या होगी, यू होगी। समझ आया बच्चों। तो इस प्रकार से परमाणुओं का भी जो समस्थानिक होता है उसका भी परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं, जिसको हम औसत परमाणु भार बोलते हैं।
अब मैं आपके सामने कुछ डाटा प्रस्तुत करने वाला हूं जो कि तत्वों के परमाणु भार हैं। आप यहां पर देख सकते हैं बच्चों तत्वों के परमाणु भार। तो तत्वों के परमाणु भार यदि आपको याद करते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी करते हो तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आपको तत्वों के परमाणु संख्या बिल्कुल याद होने चाहिए। अब देखो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 1.008 होता है। देखो परमाणु भार दशमलव में भी आता है और दशमलव में कुछ में दशमलव भी मतलब वो पूर्ण संख्या में भी होता है और दशमलव में भी होता है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होता है बच्चों वो दशमलव में नहीं आता। द्रव्यमान संख्या का मान हमेशा आपको पूर्ण संख्या में ही मिलेगा। ये दोनों में अंतर होता है परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या में। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.008, इसका है 4.003 हीलियम का, लिथियम का जब मापा गया तो 6.941। तो इस प्रकार से आप पूरा डाटा देख सकते हैं, सभी तत्वों के यहाँ पे परमाणु भार लिखा गया है। ठीक है, कुछ तत्व जो दशमलव में है, कुछ तो आपको पूर्ण संख्या में भी मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो, आज का ये जो टॉपिक है परमाणु भार, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों विदा दो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमको विदा दो। बाय बाय।